तेल अवीव की गलियों में पैदा हुए, सेना में दुश्मनों से लड़े, फिर एमआईटी में पढ़े और 3 शादियां की। सेक्स टेप लीक हुआ तो टीवी पर रो पड़े, लेकिन सत्ता की कुर्सी से नहीं हिले। आज मिडिल ईस्ट जंग की आग में जल रहा है तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसके सबसे ताकतवर किरदार हैं। पिछले 2 दशक में उन्होंने इराक जंग में अहम भूमिका निभाई, हिजबुल्लाह को कुचला, गाजा को खंडहर बनाया और ईरान को खुली जंग में खींच लाया। चलिए आज जानते हैं किंग बीबी नाम से मशहूर बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी कहानी। 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल बना। 17 महीने बाद तेल अवीव शहर में पैदा हुए बीबी उर्फ बेंजामिन नेतन्याहू फेमस हिस्टोरियन और यहूदियों के लिए अलग देश की मांग करने वाले जायोनिस्ट मूवमेंट के कट्टर समर्थक थे। उनके पिता बेंजामिन का बचपन यरूशलेम में बीता, लेकिन 1956 में उनके पिता नौकरी के सिलसिले में परिवार समेत अमेरिका चले गए। अमेरिकी शहर फिलाडेल्फिया में बेंजामिन ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। वहां अमेरिकियों की तरह अंग्रेजी बोलना सीखा, हालांकि उनकी मातृभाषा हिब्रू रही। 18 साल के होते ही बेंजामिन इजराइल लौटे और इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ की एलीट यूनिट साइरेट मचकल में स्पेशल कमांडो बन गए। 1972 की इजराइल अरब जंग लड़ी और कैप्टन बने। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने एमआईटी में दाखिला लिया और अमेरिका आ गए। 1974 में उन्होंने आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री और 1976 में एमबीए की डिग्री हासिल कर ली। 1976 से 82 तक उन्होंने अमेरिका के बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और इजराइल की रिम इंडस्ट्रीज में नौकरी की। नेतन्याहू अपने मेमायर बीबी माई स्टोरी में लिखते हैं कि सेना में कैप्टन बनना, एमआईटी में पढ़ना, बोस्टन कंसल्टिंग में नौकरी करना मुझे ये बकवास लगता था, इसलिए मैंने ये सब आजमाया। बेंजामिन जब इजरायली आर्मी में थे तब वे बड़े भाई योनी के यरूशलेम अपार्टमेंट में रहा करते थे। बगल वाली गली में मिरियम विस्मैन उर्फ मिकी रहती थी, वो भी मिलिट्री सर्विस में थी। बेंजामिन और मिकी में प्यार हो गया और दोनों 1972 में अमेरिका चले आए। जल्द ही दोनों ने शादी भी कर ली। 1978 तक मिकी प्रेग्नेंट हो गई। इसी बीच बेंजामिन ने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में ब्रिटेन की फ्लेयर कैट्स को डेट करना शुरू कर दिया। एक दिन उनकी पत्नी मिकी को बेंजामिन के एक सूट पर लंबे सुनहरे बाल दिखे तो उन्होंने बेंजामिन को घर से निकाल दिया। अप्रैल 1978 में मिकी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में बेटी नोआ को जन्म दिया। जब बेंजामिन वहां मौजूद नहीं थे, बाद में दोनों का तलाक हो गया। 1981 में बेंजामिन ने फ्लेयर कैट से शादी कर ली, लेकिन 3 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। 39 साल की उम्र में बेंजामिन की मुलाकात 30 साल की सारा बेन आटरजी से हुई। सारा इजरायली एयरलाइन एल अल में फ्लाइट अटेंडेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद मार्च 1991 में उन्होंने बेंजामिन से शादी कर ली। टाइम्स ऑफ इजराइल के जर्नलिस्ट मैथ्यू कलमन के मुताबिक 1993 में एक दिन सारा को एक अनजान कॉल आई। कॉलर का कहना था कि उसके पास बेंजामिन और उनके पीआर एडवाइजर रुथ बार का टेप है। बाद में बेंजामिन ने रोते हुए सारा को सब सच बता दिया। उन्होंने इजरायली टीवी पर भी कबूल किया कि उन्होंने सारा को धोखा दिया। जब ये टेप लीक हो गया तो बेंजामिन की बीवी सारा ने रुथ बार को एक भ्रष्ट महिला करार दिया और कहा कि वो मेरे पति के पास खुद आई थी। आज सारा बेंजामिन की राजनीति और सरकार से जुड़े हर फैसले में शामिल है। अधिकारियों की नियुक्तियों तक में उनका रोल होता है। 27 जून 1976 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 ने तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ान भरी, लेकिन पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के उग्रवादियों ने इसे हाईजैक कर लिया। हाईजैकर्स फ्लाइट को युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट ले गए। यहाँ यहूदी और इजरायली यात्रियों की पहचान कर बाकियों को रिहा कर दिया गया। हाईजैकर्स ने इजरायली सरकार से 48 घंटे के भीतर $5 मिलियन देने और 53 कैदियों को रिहा करने की मांग की। इजराइल डिफेंस फोर्स की साइरेट मटकल यूनिट ने ऑपरेशन एंटेबे प्लान किया, जिसकी कमान बेंजामिन के बड़े भाई योनातान को सौंपी गई। 4 जुलाई 1976 को ऑपरेशन लॉन्च हुआ। 100 से ज्यादा यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन इसमें योनातान शहीद हो गए। भाई की मौत बेंजामिन के लिए बड़ा झटका थी। दोनों भाइयों के बीच अटूट रिश्ता था। 1964 में योनातान ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक लेटर में लिखा था, मुझे लगता है कि मैं दुनिया में हर किसी से ज्यादा प्यार बेंजामिन से करता हूँ।
बेंजामिन ने योनाथन के लेटर्स को इकट्ठा कर एक किताब पब्लिश की, सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ अ हीरो, द लेटर्स ऑफ जोनाथन नेतन्याहू। वे टीवी पर भाई की बहादुरी की कहानियां भी सुनाने लगे। 1978 में उन्होंने एक एंटी टेरर थिंक टैंक योनाथन इंस्टीट्यूट शुरू किया। उन्होंने खुद को एंटी टेरर एक्सपर्ट के तौर पर पेश किया और अमेरिकी टीवी शोज पर इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया। 1982 में वॉशिंगटन डीसी स्थित इजरायली दूतावास में बेंजामिन बतौर डिप्टी चीफ काम करने लगे। 2 साल बाद उन्हें यूनाइटेड नेशंस में इजराइल का राजदूत नियुक्त किया गया। यूएन में उन्होंने इजराइल का आक्रामक और असरदार पक्ष देखा। साथ ही नाजी जर्मनी के युद्ध अपराधों का लेखा जोखा पब्लिक करने के लिए अभियान भी चलाया। 1988 में बेंजामिन वापस इजराइल आ। इसी साल वे दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी से इजरायली संसद नेसेट पहुंचे और विदेश मामलों के उपमंत्री बने। 18 जून 1996 को 47 साल के बेंजामिन सबसे युवा इजरायली प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल विवादों और फिलिस्तीनी इलाकों में हिंसा से घिरा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दबाव में उन्हें फिलिस्तीनियों के साथ शांति समझौते करने पड़े, जिसके चलते वे 1999 का चुनाव हार गए और राजनीति से कुछ वक्त के लिए दूर हो गए। 2002 में उन्होंने फिर से वापसी की। 31 मार्च 2009 को बेंजामिन दोबारा प्रधानमंत्री बने। 2021 तक वे इस पद पर रहे। 29 दिसंबर 2022 को वे फिर से पीएम बने। 1996 से अब तक 29 सालों में वे कुल 17 साल तक पीएम रहे। उनके नाम सबसे लंबे वक्त तक इजरायली पीएम रहने का रिकॉर्ड है। उनके करीबी और समर्थक उन्हें किंग बीबी नाम से बुलाने लगे। अमेरिकी मिडिल ईस्ट एनालिस्ट ओरान डेविड मिलर की किताब द मच टू प्रॉमिस्ड लैंड के मुताबिक 1996 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से बेंजामिन की पहली मुलाकात हुई। जब बेंजामिन जाने लगे तो नाराज क्लिंटन ने कहा, वो खुद को क्या समझता है, यहाँ सुपर पावर कौन है। 2011 में फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से शिकायत कर रहे थे, जो माइक में भी सुनी गई। सरकोजी ने कहा कि मैं नेतन्याहू को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो झूठा है। ओबामा ने जवाब दिया, आप उससे तंग आ चुके हैं, लेकिन मुझे आपसे कहीं ज्यादा बार उससे निपटना पड़ता है। मई 2011 में बेंजामिन ओवल ऑफिस से ओबामा से मिले। दोनों के रिश्ते तनावपूर्ण थे। तब फिलिस्तीनियों के मुद्दे पर दोनों के बीच सहमति नहीं बनी। ओबामा ने बेंजामिन से कहा, मुझे कठिन विरोधियों से निपटना आता है। किताब बीबी माई स्टोरी में बेंजामिन लिखते हैं कि इसके बाद ओबामा ने अपने कैरेक्टर से हटकर कुछ ऐसा कहा जिससे मैं बहुत हैरान हुआ। हालांकि उन्होंने इसके बारे में बताया नहीं। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों से भी बेंजामिन गिरे। बेंजामिन नेतन्याहू पर 3 मामले दर्ज हैं, केस 1000, 2000 और 4000। केस 1000 में आरोप है कि 2007 से 16 तक बेंजामिन ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर अर्नॉन मिल्टन और ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जेम्स पैकर से सिगार, शैंपेन, गहने समेत करीब $3 लाख के गिफ्ट्स लिए हैं। बदले में मिल्टन के कामों के लिए वित्त मंत्रालय पर दबाव बनाया, टैक्स छूट दी और उनका अमेरिकी वीजा रिन्यू कराने में मदद दी। केस 2000 में 2014 में बेंजामिन ने इजरायली न्यूज़पेपर येडियोत एहरोनोत के पब्लिशर अर्नॉन मोजेस के साथ सपोर्ट में कवरेज का एक समझौता किया। बदले में वे एक कानून बनाकर दूसरे न्यूज़पेपर इजराइल हायोम को नुकसान पहुंचाएंगे। आरोप है कि बेंजामिन ने धोखा दिया। केस 4000 में 2012 से 17 तक टेलीकॉम दिग्गज शॉल एलोविच और उनकी पत्नी आइरिस पर बेंजामिन और उनके परिवार को लाभ पहुंचाने के आरोप लगा। बदले में बेंजामिन ने एलोविच के बिजनेस को नुकसान नहीं होने देना था और जरूरी इजाजतें मुहैया करवानी थी। अब सवाल यह है कि क्या बेंजामिन को जेल जाना पड़ सकता है। नवंबर 2019 में आरोप लगाए गए और मई 2020 में मुकदमा शुरू हुआ। फरवरी 2021 में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 300 से ज्यादा गवाहों की लिस्ट पेश की गई, लेकिन कोविड-19, गाजा से जंग जैसी वजहों से कार्रवाई कई बार रोक दी गई। अगर बेंजामिन दोषी पाए गए तो उन्हें सालों साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं। हालांकि 2025 में बेंजामिन की गवाही पूरी होने के बाद भी फैसले तक पहुंचने में कई साल लग सकते हैं। कुछ इजरायलियों का मानना है कि राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग उन्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन आलोचकों को डर है कि सरकार नया कानून लाकर बेंजामिन को सजा से बचाएगी। हालांकि बेंजामिन ने ऐसी किसी भी मंशा से इनकार कर दिया है। 16 जून 2025 को बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम मिडिल ईस्ट की सूरत बदल रहे हैं, इससे ईरान में भी आमूलचूल बदलाव हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक बेंजामिन के पीएम रहते इजराइल ने मिडिल ईस्ट में 6 से ज्यादा डायरेक्ट वॉर और 11 से ज्यादा इनडायरेक्ट वॉर लड़ी है।